सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। अपना सेकंड ग्रेड का जो है इंडियन इंग्लिश राइटर्स जो है टॉपिक चल रहा है। तो इंडियन इंग्लिश राइटर्स में अब तक हमने जो है दो राइटर्स को कंप्लीट किया है। एक तो है अपना आर के नारायण और दूसरा है अपना तरु दत्त। तरु दत्त के बाद जो तीसरा जो हमने राइटर लिया है वो है अरुंधति रॉय। अपने सिलेबस में कुल टोटल जो है देर आर 15 इंडियन इंग्लिश राइटर्स इन आर सिलेबस इन सेकंड ग्रेड। उसमें से ये तीसरा है। तो अरुंधति रॉय जो है इनका नाम शायद आपने भी सुना होगा। काफ़ी चर्चा में रहे हैं और विवादों में भी इनका नाम रहता है हमेशा। ये आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। इनके आर्टिकल्स जो है डेली और वीकली न्यूज़पेपर्स और जो अपने मैगजीन्स वगैरह है इंडिया टुडे वगैरह उसमें भी आते रहते हैं। तो इनके ज़्यादातर जो आर्टिकल्स है वो पॉलिटिकल इश्यूज़ पर और सोशल इश्यूज़ पर इन्होंने लिखा है और ये पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट है एक। और ये जो नाम है इनका, इनके जो ज़्यादातर थीम जो रहे हैं, जो ये आर्टिकल्स लिखते हैं उसका थीम जो है ज़्यादातर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की जो न्यूक्लियर पॉलिसीज़ हैं, जो वार पॉलिसीज़ हैं, और जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है कश्मीर को लेकर। और अभी जो रिसेंटली जो इशू हुआ है आर्टिकल 370, उसके बारे में भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं। तो उस वजह से क्या है, फॉर ऑल दीज रीजंस सी हैज़ बिकम अ हाईली कंट्रोवर्शियल फिगर अमंग द इंडियन इंग्लिश राइटर्स। इनको पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि बुकर प्राइज के विनर हैं ये। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे अरुंधति रॉय के द्वारा लिखे गए अब तक के नॉवेल्स और उनके आर्टिकल्स जो कि लाइमलाइट में रहे हैं। तो सबसे पहला और इनका सबसे जिसकी वजह से ये लाइमलाइट में आए और लोग इनको जानने लगे, तो उसका इन्होंने जो फर्स्ट नॉवल लिखा था उसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये इनका फर्स्ट नॉवल है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस नॉवल के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है क्योंकि अबाउट दिस नॉवल अ क्वेश्चन हैज़ बीन पुट अप इन द रिसेंट सेकंड ग्रेड एग्जाम। अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम में इसके लेकर एक क्वेश्चन आया था कि इसका जो सेंट्रल करेक्टर है वो कौन है। तो बेबी कोचामा जो है इसका मेन लीड करेक्टर है। आगे और पढ़ेंगे इस नॉवल के बारे में क्योंकि ये बुकर प्राइज इसके लिए इन्होंने मिला है। और दूसरा जो इन्होंने नॉवल लिखा था उसका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये उनका दूसरा नॉवल है। फिर इसके बाद इनका आ जाता है, एक इन्होंने लिखा था आर्टिकल या बुक लिखी थी द ग्रेट इंडियन रैप ट्रिक। द ग्रेट इंडियन रैप ट्रिक, ये जो बुक है, दिस बुक हैज ऑल्सो बीन एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल। काफ़ी विवादास्पद बुक रही है क्योंकि इसमें इस बुक में इन्होंने जो है एक मूवी आई थी बैंडिट क्वीन, तो उसको लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज किया था उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को। चौथा है इनका द एल जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस। द एल जेब्रा ऑफ, एक मिनट, द एल जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस। द एल जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस। और ये जो दो नॉवल हैं इनके बाद इन्होंने ज़्यादातर जो है पॉलिटिकल इश्यूज़ पर, सोशल इश्यूज़ पर जो है आर्टिकल्स वगैरह, बुक्स वगैरह लिखी है नॉन फिक्शनल। इन्होंने लिखा है पावर पॉलिटिक्स। ये सब नॉन फिक्शनल वर्क्स हैं इनके। पावर पो एक मिनट, पावर पॉलिटिक्स। और फिर लिखा है इन्होंने वार टॉक। एक है इनका पावर पॉलिटिक्स वार टॉक। और
पब्लिक पावर, पब्लिक पावर इन द एज ऑफ एम्पायर, इन द एज ऑफ एम्पायर। एक इनका एसेस का कलेक्शन रहा है, वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग। और इसमें इनका एक फेमस एसे रहा है, उसका नाम है द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द एंड ऑफ इमेजिनेशन। एक इन्होंने लिखा है एन ऑर्डिनरी पर्सनस गाइड टू अंपायर, एन ऑर्डिनरी पर्सनस गाइड टू अंपायर। फिर इन्होंने लिखा है एक इन्होंने टीवी सीरियल के लिए स्क्रीन प्ले लिखा था, द इलेक्ट्रिक मून, द इलेक्ट्रिक मून, ये टीवी सीरियल के लिए लिखा था। और एक और लिखा था इन्होंने द बनियन ट्री, द बनियन ट्री, ये भी टीवी सीरियल के लिए लिखा था इन्होंने। और यहाँ पर कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है, द बनियन ट्री जो है अरुंधति रॉय का है, और अंडर द बनियन ट्री जो है वो शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन है जो कि आर के नारायण ने लिखा है। ठीक है। इसके बाद है शेप ऑफ द बीस्ट, शेप ऑफ द बीस्ट, ये भी इन्होंने लिखा है। और इसके अलावा और भी कई आर्टिकल्स इनके हैं, बैंडिट क्वीन पर जो मूवी बनी थी वो भी इनके इस पे ही लिखी गई थी। और इनका रहा है द ग्रेटर कॉमन गुड, द ग्रेटर कॉमन गुड, द ग्रेटर कॉमन गुड। और है कन्वर्सेशन विद अरुंधति रॉय, कन्वर्सेशन विथ अरुंधति रॉय। फिर है इनका लास्ट है वॉकिंग विथ कॉमरेड, वॉकिंग विद कॉमरेड। और एक है इनका काश्मीर द केस फॉर फ्रीडम, काश्मीर द केस फॉर फ्रीडम। इस आर्टिकल में इन्होंने कश्मीर को फ्रीडम देने की जो है फेवर किया है, इसलिए इस तरह के जो आर्टिकल्स है काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं। और आर्टिकल 376 को लेकर भी ये काफ़ी क्रिटिकल रहे हैं। तो ये तो हैं इनके द्वारा लिखे गए जितने भी नॉवेल्स हैं, वो सारे जितने भी नॉन फिक्शनल वर्जन नॉवेल्स इनके दो ही है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। इसके अलावा द बनियन ट्री, द इलेक्ट्रिक मून, ये जो है ये इनका स्क्रीन प्ले जो टीवी सीरियल के लिए लिखा गया था। और बाकी सब इनके जितने भी है पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर लिखे गए आर्टिकल्स हैं। और छोटे छोटे कई आर्टिकल जो है न्यूज़पेपर्स वगैरह में इनके आते रहते हैं। बाकी जो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से अपना हो जाएगा, यहाँ से बाहर जाने की जो है पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसमें से इनका जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, इसे हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो देखते हैं इसे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ इस मैटर को, एंड वी गो टू द नेक्स्ट पेज। अब हमने पढ़ लिया है जो अरुंधति राय के जितने भी वर्क्स हैं उन्हें हमने पढ़ लिया है। अब हमें अरुंधति राय का जो सबसे फेमस नॉवल है जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला था 1997 में, तो इसका थोड़ा सा स्टोरी और कैरेक्टर्स को पढ़ लेना ज़रूरी है क्योंकि अभी जो 2022 में दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश का सेकंड ग्रेड का, उसमें इसके कैरेक्टर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आया था। और क्योंकि बुकर प्राइज मिला है इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट ये नॉवल बन जाता है। तो इसमें थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं।
जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये जो नॉवल है ये लिखा गया था 1992 में। इट वाज रिटन इन 1992 and completed in 1996, but it was originally published in 1997. Written in 1992, completed in 1996 and published ये हुआ था 1997 में। इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला था इस नॉवल के लिए, और बुकर प्राइज जो है 1997 में इस नॉवल के लिए इन्हें मिला था। तो ये काफ़ी फेमस नॉवल रहा है और कंट्रोवर्शियल भी ये रहा है। और इस नॉवल में जो इसका सेटिंग रखा गया था वो रखा गया था केरला में। खुद अब इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है अपना अम्मू नाम की एक लड़की है, ये इसका सेंट्रल कैरेक्टर है। और अम्मू के जो है दो बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है एस्था और दूसरे का नाम होता है राहेल। ये इनके दो बच्चे हैं इसमें अम्मू के। और इसके अलावा इनकी जो एक आंट होती है, मैं इधर लिख देता हूँ, बेबी कोचामा, बेबी कोचम्मा। ये जो है आंट होती है इसकी अम्मू की। और इसकी जो माँ का नाम होता है वो होता है मामाची, मामाची। ये मदर होती है अम्मू की। और इनके जो फादर होते हैं उनका नाम पापाची होता है। और अम्मू का एक भाई होता है, उसका नाम होता है, अम्मू का एक भाई और होता है इसमें जिसका नाम है, एक मिनट, भाई का नाम होता है चाको। चाको इसके भाई का नाम होता है, ये होता है ब्रदर। और इसकी वाइफ का, जो चाको की वाइफ है, उसका नाम होता है मार्गरेट। और इस चाको की एक डॉटर होती है, उसका नाम होता है सोफी। सोफी कौन है? डॉटर है। ठीक है, इस तरह का ये प्लॉट होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो नॉवल है कंट्रोवर्शियल रहने का रीजन है कि इसकी जो थीम होती है वो होती है फैमिली रिलेशनशिप पर ये बेस्ड होता है। तो बेस्ड ऑन फैमिली रिलेशनशिप। कंट्रोवर्शियल था क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ों को दिखाया गया है जो कि हमारी सोसाइटी में वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मान्य नहीं है। इसी वजह से ये नॉवल जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो अम्मू जो होती है, ये एक बाबा नाम के जो है लड़के से शादी करती है। अम्मू, अम्मू का हस्बैंड होता है बाबा। और इस स्टोरी के अंदर कुछ ऐसा होता है कि ये जो बाबा होता है, ये इस अम्मू से एक जगह पे, ये एक वर्कर होता है बाबा किसी फैक्ट्री वगैरह में, तो वहाँ पे ये जो इस अम्मू को बोलता है कि ये बाबा का जो ओनर होता है उसके साथ नाइट बिताए। यानी कि ये जो हस्बैंड होता है ये उसे इस तरह का गलत काम करने के लिए कहता है। तो अम्मू जो है उसके प्रपोजल को सीधा रिजेक्ट कर देती है, बिकॉज सी डिड नॉट वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन।
वो इस तरह का इलिसिट रिलेशनशिप किसी के साथ रखना नहीं चाहती है। इससे बाबा नाराज हो जाता है और बाबा अम्मू को बहुत ज़्यादा पीटता है, गुस्सा करता है, नाराज होता है। तो ये जो है इनको छोड़ देती है। वेल्दी फैमिली होती है ये, पैसे वाली फैमिली होती है। आगे चल के ऐसा कुछ होता है कि ये बाबा को जब छोड़ देती है, बाबा से अलग हो जाती है। एस था, ये लड़का होता है, ये चला जाता है विदेश में। राहेल जो है सिस्टर होती है। तो ये क्या करते हैं कि अम्मू की लाइफ में एक व्यक्ति आता है, वेलू था। वेलू था एक वर्कर होता है, ये लेबरर होता है। ये इसकी लाइफ में आता है, अम्मू की लाइफ में। और जो अम्मू इज अट्रैक्टेड टू दिस वेलू था एंड सी वांट्स टू हैव अ रिलेशनशिप विद वेलू था। वेलू था से वो जो है बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है और इनके बीच में जो है बॉडी रिलेशंस जो है वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो क्या होता है कि वेलुता के जो फादर होते हैं वो कहते हैं इस अम्मू की माँ से, अम्मू की माँ जो थी ना ये मामा जी, कि भाई आपके और आपकी लड़की अम्मू और हमारा जो बेटा है वेलू था उसके बीच में जो है रिलेशनशिप है, तो इन दोनों की शादी हमें करा देनी चाहिए। तो इसका जब पता लगता है तो फैमिली जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि जो है वेलुता जो है थोड़ा सा फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर हो, इनकी फैमिली होती है, लेबरर होते हैं, वर्कर होते हैं। और ये जो है अम्मू वाली जो फैमिली होती है काफ़ी वेल्दी होती है, अमीर होती है। तो इस तरह का इनका होता है। और लास्ट में चल के जो है ये वेलुता को बचाने का प्रयास करती है। वेलुता इसमें मर जाता है इसी स्टोरी में। एस्था और रायल होते हैं, ये जब बाबा भी इसको छोड़कर चला गया है अम्मू को, और वेलुता से भी ये अलग हो जाती है। तो इन दोनों एस्था और रायल जो इन दोनों बच्चों की जो है लाइफ पर बहुत ज़्यादा इसका गलत इफेक्ट पड़ता है। बस यही स्टोरी में दिखाया गया है। एक विदेश चला जाता है और ये जो है लड़की जो होती है ये इसकी माँ अम्मू के साथ रहती है। और लास्ट में जब ये लौट के आता है तो कुछ ऐसा होता है कि जो इलिसिट रिलेशनशिप जो है इन दोनों के बीच में हो जाता है। बस यही सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं होता है और इसीलिए ये नॉवल जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है और बहुत ज़्यादा डिबेट का इशू इस पर रहा है और इसको बुकर प्राइज भी इसके लिए मिला है। अब आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं अरुंधति रॉय को जो अवार्ड्स और ऑनर्स मिले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि शायद अब ये जो है बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much for watching this video and uh, I will be eagerly waiting for your suggestions and advice so that I can improve the quality of my content and the video. बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।